और अब आपके परिवार के ही सदस्य और भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर और आपके बगल के क्षेत्र जेवर के तेज तर्रार विधायक ऐसे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी और बगल के ही आपके दूसरे विधायक श्री नंद किशोर जी गुर्जर, दीपक मंगला जी विधायक, श्री नयनपाल रावत जी विधायक, श्री हरेंद्रपाल राणा, श्री सुभाष जी कात्याल पूर्व मंत्री, श्री GL जी शर्मा लोकसभा प्रभारी, श्री राजेश भाटी जी सरपंच, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने में बोल रहा हूं। आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए आया, और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता हूं, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा है। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, पहले विधायक भी 3 बार रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगने आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते हैं, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सब तो सब,
मैं सारी उपलब्धियां आपको बतला सकता हूं, पक्का मकान बनवाया, शौचालय बनाया, एलपीजी गैस सिलेंडर दिया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ज्ञान विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ज्ञान और विज्ञान में भी हमारा भारत दुनिया के पिछड़े देशों में गिना जाता है। अभी आज के कुछ ही महीनों पहले आपने सुना होगा कि बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश की और चंद्रयान 2 बनाकर छोड़ा था, उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। सारे वैज्ञानिक कितने दुखी हुए जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस रक्षा मंत्रालय में काम कर रहा हूं, हमारे यहां भी लगभग ऐसे 8,000-9,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। जब मिसाइल छोड़ी जाती है, कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, मैंने स्वयं उन प्रयोगशालाओं में बैठकर देखा है। जब वो ऊपर की तरफ चलता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है, सारे वैज्ञानिक उसी प्रयोगशाला में बैठकर अपनी ताली बजाते हैं। लेकिन यदि कहीं पर जाते जाते आगे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, तो मेरे बहनों भाइयों, अपने वैज्ञानिकों को रोते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कुछ वैज्ञानिकों को तो चीख चीख कर रोते हुए मैंने देखा है। वैसे ही चंद्रयान 2 जब सबसे पहले छोड़ा गया था, तो चंद्रयान 2 ऊपर तक गया। हमारे वैज्ञानिक बहुत खुश हुए कि हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, चंद्रमा तक हम जिस चंद्रयान को ले जाना चाहते हैं, वह वहां पहुंच कर रहे हैं। लेकिन बीच में ही कोई ऐसी अड़चन पैदा हो गई कि उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। वैज्ञानिक हताश हो गए। मोदी जी को जानकारी प्राप्त हुई, मैं भी उसका साक्षी हूं। चटपट वह सीधे बंगलौर गए और वहां जाकर वहां के वैज्ञानिकों से उन्होंने भेंट की और वैज्ञानिकों का पीठ थपथपाया, सीने से लगाया, उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने साल 1.5 साल के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया कि जब चंद्रयान 3 बनाकर जब उन्होंने छोड़ा, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसका लैंडर उतरने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। और अब आप सोचते होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार से चंद्रयान भेजा होगा चंद्रमा पर और उनका भी लैंडर वहां उतरा होगा। बहनों भाइयों, ये भारत पहला देश है जो चंद्रमा पर अपना चंद्रयान का लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर, पहला देश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया में भारत के प्रति धारणा कितनी तेजी के साथ बदली। धन दौलत के मामले में भी यदि मैं आपको बतलाऊं, जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक वह प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, बहुमत की सरकार होने के बावजूद, हमारा भारत 2014 में 10 वर्षों के बाद भी 11वें स्थान पर ही खड़ा रहा। लेकिन जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जब बने, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत दुनिया के देशों में जो धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, जंप लेकर वह 5वें स्थान पर आज पहुंच गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत सारे विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद ही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। और मेरी बात आप सुन लो बहनों भाई, मैं केवल आपकी हौसला अफजाई के लिए बात नहीं कह रहा हूं। सार्वजनिक सभाओं को भी मैं संबोधित करता हूं। मुझे याद नहीं है कि जब से मैं जानने योग्य हुआ हूं कभी जनता से मैंने झूठ बोला हो। लंबे समय से मैं सरकारों में रह चुका हूं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी तेजी के साथ भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, इस भारत को
2070 आते आते दुनिया का सबसे धनवान देश बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। यह हैसियत है हमारी भाई भारत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब एक ताकतवर भारत बनता जा रहा है। यह हैसियत हम लोगों की हो गई। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक देश के राष्ट्रपति ने तो हमारे प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा सम्मान व्यक्त किया कि जब वो उस देश में गए तो उस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। यह केवल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है मेरे बहनों भाइयों, यह समस्त भारतवासियों का सम्मान है। यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे समर्थन मांगने के लिए आया। और वैसे भी भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया। पहले जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा लेता था, लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं है कि जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। और बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतला रहा हूं, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भारत के अंदर कुव्वत है। देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों का पूरा भरोसा है। जो कुछ भी पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें करिश्मा किया है हमारे देश के जवानों ने। यहां तक कि सीमा पर बुनियादी ढांचों का जो विकास करना होता था, जो सड़क बनाना होता था, अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो देने के लिए कुछ निर्माण कार्य करने होते थे, जवान जाता है, पानी कहां पिएगा, रहेगा कहां, कॉटेजेज बनने चाहिए, यह सब भी कांग्रेस की सरकार नहीं करती। और मुझे ख्याल है कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि यदि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, यहां पर बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, तो चीन से चलकर सेना भारत में घुस आएगी, इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे। यह हालत है इन लोग, और ये लोग देश बनाने की बात कर रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। आज आपको मैं बता रहा हूं, भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर हुकूमत करने के लिए भारत को विश्व की महाशक्ति अब नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। हम महाशक्ति किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आपका देश है भारत, इसलिए आप कह रहे हैं भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा हितैषी नहीं है बहनों भाई। वैसे हम लोग तो चाहते हैं कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, इसलिए हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है, हम लाख अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात ही समझ में नहीं आती। जब होता है तब वो बराबर जो है नापाक हरकतें इधर उधर की करता रहता है। लेकिन बहनों भाइयों, वहां के एक एमपी साहब, जैसे यह एमपी साहब हमारे कृपाल जी गुजर है, फजलुर रहमान उनका नाम है, हमारे नौजवान इसको नेट पर जाकर देख सकते हैं। फजलुर रहमान ने आज के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए यह कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हालत है हमारे पड़ोसी देश।